एब्स्ट्रैक्शन में क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं नोट की तरह लिखता हूँ। इतनी क्या बात है कि जो खत्म नहीं हो रही है। देखो, दो तरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लासेस दो तरीके की होती हैं, एक होता है कॉन्क्रीट क्लास और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास उनको कहते हैं जो आज तक आप बनाते आ रहे थे। मतलब एक क्लास बना दिया और एक वेरिएबल बना दिया, जैसे डेमो के तरह एक डेमो नाम की क्लास आपने बना दी, ठीक है। इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर डाल दिया और मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। दूसरी हमारी है डेफ न्यू करके एक मेथड, ठीक है। और इसके अंदर लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है, बन जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। अच्छा। इस क्लास का नाम हम एक्स वाई जेड कर देते हैं, जो ऊपर में लिख रखे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम की क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उसी के अंदर न्यू चल रहा है, कोई दिक्कत। ये हमारी नॉर्मल क्लास थी जिसको हम कौन सा क्लास कहते हैं,
कॉन्क्रीट क्लास। दूसरी है हमारी एक और क्लास जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह रहे हैं। ठीक है, एक हम इसी क्लास को कॉपी कर लेते हैं, एक और मेथड इसके अंदर बना देते हैं, डेफ न्यू वन करके। ठीक है, ऐसा मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब दो मेथड आ रहे हैं, न्यू वन न्यू टू करके, तो उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यही हम मेथड लेके आएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें एबीसी नाम का एक क्लास और चाहिए होता है, जिसको हमको पहले से बना बनाया क्लास है पाइथन में दिया गया है, और वो है स्मॉल एबीसी नाम के एक पाइथन फाइल के अंदर। तो उसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट स्मॉल एबीसी, या ऐसे इंपोर्ट करो फ्रॉम स्मॉल एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी क्लास। दिख रहा है? और दूसरा एक होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये दिख रहा है? इन दोनों को बुलाना होता है। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपको एबीसी लिखना है, तो ये एबीसी, इस क्लास को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ये क्लास था, देखो क्लास लिखा है ना इसके आगे, तो ये क्लास था, इसको आपने एक दूसरे क्लास में इनहेरिट किया, तो कौन सी पेरेंट कौन सी चाइल्ड क्लास, कौन सा पेरेंट क्लास है कौन सी चाइल्ड क्लास है? एबीसी पेरेंट क्लास है और एक्स वाई जेड चाइल्ड क्लास है, तो इनहेरिट हो गया। और अभी भी क्या है कि अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो कृष्णा के ऊपर दो मेथड आ रहे हैं ना। अच्छा, हम चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट ना बने, वही होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो इन दोनों में से या तो दोनों मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ, इसका ये पहला नियम है, इसको इनहेरिट करना होगा, इसके साथ साथ एक मेथड कम से कम एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, और वो डेकोरेटर की मदद से होता है, तो ये एक डेकोरेटर है। ठीक है, इसको फंक्शन हम यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब आप चलाओगे इसको, देखो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, आ गया एरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, बता रहा हूँ, ये देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये समझ में आ रहा है? तो क्या दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है? एबीसी को आपको बुलाना होता है एज अ पेरेंट क्लास, और कम से कम एक मेथड को आपको क्या करना होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना होता है। आप एक से ज्यादा मेथड भी बना सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख देना है, फिर से वही चीज नहीं चल रही, क्लास नहीं बन रहा, तो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, अब जो है इस चीज को हम जब चला रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा। अब हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको बनाया क्यों जाता है उसको समझ लेते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको एक प्रोजेक्ट आया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को उसके टीम में दो बंदे थे, उनको असाइन कर दिया कि भाई कृष्णा तुम इसको बनाना, किसको, न्यू फंक्शन को पूरा बनाना। और एक और लड़का है मोहन करके, उसको बोल दिया कि भाई तुम, सॉरी, मोहन को कह दिया कि तुम न्यू वन को पूरा बनाना। ठीक है, दोनों को असाइन हो गया काम। तो ये उसने बना के छोड़ दिया, एक ऐसा जगह पे रख दिया जहां से सबको इसको डाउनलोड कर सके, इंपोर्ट कर सके। ठीक है, और जब कृष्णा ने इसको डाउनलोड कर लिया और इसको बनाने गया, तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा था। तो उसको जो काम मिला था सिर्फ उसी को उसको क्या करना था, ओवरराइड करना था। ओवरराइड मतलब होता है इसी नाम का मेथड, अपना वो एक क्लास बनाए उसके अंदर बनाए। ठीक है, तो फिर से इसको लेके चलो, ये आ गया यहाँ पे। अब कृष्णा क्या करेगा, कृष्णा एक और क्लास बनाएगा, और उसको वो कुछ भी नाम दे सकता है, तो वो कृष्णा वन क्लास का नाम दे देता है मान लो। ठीक है, और इसके अंदर इनहेरिट वो एक्स वाई जेड को करेगा। ठीक है,
एबीसी को नहीं, एक्स वाई जेड को, क्योंकि एबीसी को करेगा तो ये भी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, लेकिन एक्स वाई जेड को करेगा तो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा, क्योंकि इसके अंदर दो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बने हुए, और एबीसी इनहेरिट इसके अंदर भी होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड को तुमने बुला लिया है इसके अंदर। कृष्णा जिस पे काम करना चाह रहा है उस मेथड को वो ओवरराइड करेगा, मतलब उसी नाम से एक और मेथड इसके अंदर बना लेगा, उसी नाम से। ठीक है, तो एबीसी तो आ रहा है एक्स वाई जेड की मदद से, लेकिन ये मेथड ओवरराइड हो जाएगा, इसके अंदर उसी नाम से मेथड है तो ओवरराइड हो जाएगा। और इसके अंदर उसने लिख दिया प्रिंट हेलो, ऐसा कुछ मान लो, इतना ही कोडिंग उसने लिखा। अब दूसरा मेथड जो है इस पे तो इसको काम नहीं करना, लेकिन इसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा पड़ा है, तो एक मेथड कम से कम एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये पॉलिसी थी, इसने सारे मेथड पे एब्स्ट्रैक्शन लगा के रखा हुआ है। आपको इसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा, तो न्यू वन लिखो और इसमें भी सेल्फ लिखो, और बस इसको नहीं वो कुछ करेगा, इसमें काम ही नहीं करना उसको। तो देखो, ओह शिट यार, देखो यहाँ पे कृष्णा जो है फिर से कृष्णा वन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो देखो इस बार बन गया। और कृष्णा वन के ऊपर दोनों मेथड चल रहे हैं, तो उसको कौन सा मेथड बिल्ड करना है, न्यू को बिल्ड करना है, तो वो सिर्फ न्यू पर फोकस करेगा, न्यू के अंदर कोडिंग करेगा। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तब उसके अंदर वो कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। हेलो कृष्णा, देखो हेलो कृष्णा चलने लगे। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे मेथड बनाने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड बनाने होते हैं, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्या बनाना है, और उसको डिफाइन करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, कि भाई इसमें ये मेथड होगा, ऐसा ऐसा बनाओ सब। ठीक है, और लास्ट में क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जब ये सब बना लेते हैं ना हम लोग, जैसे कृष्णा ने अपना काम कर लिया, उसी तरह से अब एक मोहन भी है। मोहन क्या करता है कि इसी कृष्णा वन क्लास को, सॉरी क्या था, एक्स वाई जेड क्लास, ऊपर वाला क्लास को इनहेरिट करेगा, तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये भी मोहन भी क्या करेगा, अपने काम को करने के लिए एक फेक क्लास बनाएगा, क्लास मोहन मान लो नाम दे दिया इसने। ठीक है, और इसके अंदर किसको इनहेरिट कर लेगा, एक्स वाई जेड को, और वो उनके मेथड को ओवरराइड करेगा। पहला तो वो न्यू को ओवरराइड करेगा, ठीक है, और इस पे इसको काम नहीं करना, पास लिख देगा। दूसरा वाला मेथड न्यू वन था, इसको भी ये ओवरराइड करेगा, और इसके अंदर जो भी कोडिंग होगी वो लिखेगा, हाय दिस इज मोहन। ठीक है, अब मोहन जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो बन जाएगा, और मोहन के ऊपर भी दोनों मेथड आ रहा है, तो मोहन न्यू वन को बना रहा था ना। इसका मतलब ये है कि जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट लेके आता है और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पूरी टीम बैठी रहती है, तो सारी की सारी टीम अपने अपने काम पे काम करती है, जो उनको असाइन कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर सबके कान में जाकर नहीं बताएगा। ठीक है, और कोई किसी के कोड के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जाता है। ये एक पूरे प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। मान लो कोई एटीएम का कोड लिखा जाने वाला है, तो एटीएम में विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, चेंज पिन, बहुत सारी चीजें होती है, तो उतने सारे बंदे होते हैं वो अलग अलग कोड को करने के लिए, उससे फास्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बंदे अलग अलग चीज को टारगेट कर रहे होते हैं। मान लो एक मेथड को बनाने में 15 दिन लग रहा है, दूसरा मेथड को बनाने में 15 दिन लग रहा है, अगर एक ही बंदा बनाएगा तो 30 दिन में बनाएगा, लेकिन दो बंदे एक साथ बनाएंगे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा ये। तो इस तरह का फास्ट डेवलपमेंट के लिए ये अलग अलग कैंडिडेट्स को असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपल ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोजेक्ट हो, एक प्रोजेक्ट आपने बनाया उसका ब्लूप्रिंट। ठीक है, बस यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये है हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल पे तुम्हारा इंटरव्यू अगर है तो इसके बारे में पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा ये। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो चीजें होती हैं। एबीसी को आपको पेरेंट की तरह इनहेरिट करना होता है, जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट पाइथन में है ये।
तो वो हमारा स्मॉल एबीसी नाम के मॉड्यूल के अंदर है, कैपिटल एबीसी नाम की क्लास। और कम से कम एक मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड सॉरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा, और उसके लिए डेकोरेटर का सहारा लेंगे। डेकोरेटर मैंने पढ़ाया था। हाँ, ये जब दोनों एक क्लास में आ जाता है तो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता, जो यहाँ पे हो रहा है देखो, नहीं बन पा रहा ना। अब मान लो कि कृष्णा इसी प्रोजेक्ट में ही उठ के लगे काम करने, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो इसलिए बनाया था ना कि सब अपना अपना कोड करो, मैं लास्ट में देखूंगा किसने कितना कोड किया। और जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब यही तो था प्रोजेक्ट मैनेजर का हमारा कोड, जैसे ही सबने अपना अपना कोडिंग कर लिया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हटा देगा, इस एबीसी को भी हटा देगा। जो कृष्णा ने कोड लिखा, I'm सॉरी, जो कृष्णा ने कोड लिखा उस कोड को वो ले आएगा एज इट इज, और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ओह सॉरी, माय बैड। यहाँ पे क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। ठीक है। और जो मोहन ने कोड लिखा, मोहन का भी कोड ले आके क्या करेगा, पेस्ट कर देगा, और ये भी हटा देगा यहाँ से। ठीक है। तो जब इतना हो जाएगा तो वो बोलेगा अपने एंड क्लाइंट को बोलेगा कि सर प्रोजेक्ट तैयार है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम कुछ भी हो, जैसे क्रिश हो। ठीक है। तो उसने एक्स वाई जेड नाम का एक प्रोजेक्ट दिखा दिया, बोलेगा सर देखो आपका प्रोजेक्ट तैयार है, पूरी तरह से फंक्शनल है। कृष्णा ने अपना कोड कर लिया है और मोहन ने भी अपना कोड कर लिया है, दोनों ने अपना अपना मेथड बना दिया। इस तरह से एक प्रोजेक्ट बन जाता है फास्ट वे में, एक बंदे पे डिपेंड होकर नहीं, पूरा का पूरा टीम मिलकर काम करता है। ठीक है, क्लियर है। अब बताओ किसी कुछ पूछना है, इतना ही था आज का। हाँ इतना ही था, ये तुम जल्दी समझ गए क्योंकि मैंने बकवास नहीं करा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिखा और बता दी। कहानी सुना सुना के बताता तो फिर 1 घंटा लगा देता। यही लेक्चर 1 घंटे की है यूट्यूब पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर मैं कह रहा था, मैं लिस्ट का सर सवाल कर रहा था सर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो उसमें एक सर मैंने गूगल पे देखा तो रिकर्जन से भी किया हुआ है। तो सर आप बताएंगे रिकर्जन के बारे में थोड़ा। देखो, रिकर्जन सुन लो भाई। रिकर्जन क्या होता है, मान लो फैक्टोरियल के बारे में जानते हो सब। फैक्टोरियल जानते हो, कुछ ऐसा कभी सुना है फैक्टोरियल क्या होता है, बस सुना है। जी सर। बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल होता है, इसको जानते हो या इसको जानते हो, क्या होता है ये, यस सर। यस सर। क्या है ये, 5 फैक्टोरियल सर। क्या इसका आंसर होगा। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यही होता है। ठीक है। 2 रहेगा। 3 दूनी 6, 6 24, 24 5 120। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन का यूज करते हैं, बट रिकर्जन इज वेरी एक्सपेंसिव। उसको करना टेक्निकली इंटरव्यू में फिल्टर करने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कोड में लिखोगे तो कोड तुम्हारा हैवी हो जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू में फिल्टरिंग के लिए यूज किया जाता है, आप लोग को फिल्टर करने के लिए कि आप लोग कितने अच्छे हो। ठीक है। तो कैसे होता है वो देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया न्यू करके। ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न किया। ठीक है। एक आर्गुमेंट में मैं इसमें लूंगा n। ठीक है, जो हमारा नंबर होगा, वो n जब कभी 1 के बराबर होगा तो हम यहाँ पे सॉरी डेफ या एक सेकेंड, इफ n जो होगा 1 के बराबर होगा तब हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है। नहीं तो हम क्या करते रहेंगे, हम यहाँ पे
न्यू n-1 करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू को हम एक रिजल्ट में स्टोर करते रहेंगे और उस रिजल्ट को 1 रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0 नहीं होगा, अगर 0 रख देते तो 0 हो जाता है, ठीक है। और इन सब को हम रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो रिजल्ट से ही मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो ऐसे हमारा 1 में सब मल्टीप्लाई होता रहेगा। और न्यू के अंदर लेट्स से मैंने 4 डाला, ओह शिट व्हाट हैपेंड। सेम ही तो लिख रहा हूँ। यही तो है, एन में मल्टीप्लाई करके डाल रहा है ये है। पहले वाला ही कोड सही था। जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, और यहाँ पे जो हमने ये n बना रखा है इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम आंसर प्रिंट करा रहे थे, क्या करा रहे थे, ये प्रिंट करा, 2 बार रिटर्न यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर को रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है उसको पिक्टोरियल वे में मैं समझाऊंगा अभी कि ये क्या कर रहा है। देखो ये तो चलेगा ही नहीं, पता नहीं क्या नाटक हो गया इसका। ओके, देखो यहाँ पे ये जो n है वो n क्या कहता है कि भाई जो भी तुम नंबर दोगे, ठीक है, तो 5 दिया ना, ये कुछ ऐसे बनता है, 5 ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। ये जब हम n डालते हैं तो n यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। अब n की वैल्यू तो डिफाइंड है नहीं ना, मतलब 5 है, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, सॉरी 5 × 4 हो जाता है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे यही मल्टीप्लीकेशन बता रहा है, ठीक है। नहीं पता है 4 फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल को फिर से मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टोरियल कर लिया जाता है। अब 3 की वैल्यू फिर नहीं पता है, 3 की वैल्यू 2 से कर ली जाती है मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल नहीं रहता हर जगह पर, मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू नहीं पता है किसी को फैक्टोरियल की, ठीक है। फिर 2 की वैल्यू 1 से 1 का फैक्टोरियल पूछा जाता है, जैसे ही 1 आता है उस वहां पे हमने क्या रिटर्न करा दिया, 1, जो इस फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, यही बता रहे हैं यहाँ पे। जब भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से n की वैल्यू 1 पता चल गया, तो n की वैल्यू 1 जैसे ही ये रिटर्न करता है
रिटर्न करने के बाद n की वैल्यू जो 1 थी वो पता चल गया। फैक्टोरियल नहीं होता, आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं फैक्टोरियल का सिंबल, ठीक है। n की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है यहाँ पे बार बार। जैसे ही n की वैल्यू 1 पता चलती है, जो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू है वो 1 पता चलती है, तो फैक्टोरियल 1 पे क्या रख लिया जाता है यहाँ पे 1। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा तो कितना हो गया 2 हो गया, यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्योंकि 2 फैक्टोरियल का ही तो ये वैल्यू था ना, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हुआ 2, तो 2 रख लेगा 2 3 जा 6। अब इससे वैल्यू आ गई 6 किसकी 3 फैक्टोरियल की, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, इसको हटा के 6 रख लिया जाता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है 24 हो जाता है। अब इस तरह से इस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 24 आई ना, 24 आया, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 120 ले आते हैं, यही हो रहा है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉल कर रहे हैं, ये रिकर्जन है। लेकिन ये कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा मेमोरी खा रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बस इंटरव्यू तक ही रखना है ना, रिकर्जन होता है, ठीक है, लेकिन रिकर्जन का यूज बस इंटरव्यू में फिल्टरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। कैसे हो रहा है पता चल गया। 4 फैक्टोरियल कभी नहीं था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ ऐसा लिखा गया है। सब कह रहे हैं कि भाई मुझे फैक्टोरियल नहीं पता है, ठीक है। 5 इंटू 4 हमें नहीं पता क्या इसका आंसर होगा। उसी तरह से 4 इंटू 3 हमें नहीं पता 3 की वैल्यू क्या है। फिर 3 इंटू 2 हमें नहीं पता है 2 की वैल्यू क्या है। 2 इंटू 1 हमें नहीं पता 1 की वैल्यू क्या है। अब 1 की वैल्यू जब आई तो उसको हमने पहले ही इक्वेट कर दिया कि n की वैल्यू जब 1 होगी, सब जगह n की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू जैसे ही 1 हो रही है तो इससे पता चल गया कि फैक्टोरियल 1 की क्या वैल्यू है, यानी कि n की क्या वैल्यू है। n की जो वैल्यू है फिर मल्टीप्लाई करने लग गए हम, तो यहाँ पे 1 के बदले में क्या आया 1 ही आया। यहाँ से इसने डिलीवर किया अपना आंसर, और इसने क्या किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बताया, ओके। अब इस 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 2 ही आएगा आंसर, तो इसने अपना आंसर कहाँ डिलीवर किया, यहाँ पे डिलीवर किया, तो ये 2 ही हो रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इस 3 की वैल्यू बदल के क्या हो जाएगी 6, क्योंकि इसने अपना आंसर यहाँ इस 3 पे डिलीवर करना था। अब उसी 6 को मल्टीप्लाई करा जा रहा है 4 से, 24 हो जा रहा है। 24 को कहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है 4 पे, तो ये 4 कैसे हो जा रहा है 24, और फिर लास्ट में जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 120, और वो यहाँ पे रिटर्न करा के आंसर दे दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। क्लियर है, मतलब ये अपने आप में ही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक दूसरे से, और लास्ट में हम एक ऐसा कंडीशन रख रहे हैं जहां पे उसका एक पॉइंट पहुंच जाएगा, n इज इक्वल टू जैसे ही 1 होगा हम वैल्यू उसकी बता देंगे, क्योंकि मशीन को नहीं पता है फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इसलिए रिकर्जन करवाता है, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क, अगर सेम फंक्शन को बार बार चलाना है इंटरनली एक फंक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम खत्म नहीं करोगे तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस के रह जाएगा और कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगा सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा मेमोरी ओवरलोड हो चुका होगा बहुत सारा डेटा से। तो करोड़ों डेटा के साथ रिकर्जन कराने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, कुछ कंप्यूटेशन भी दिखाता हूँ, मल्टी थ्रेडिंग। टास्क मैनेजर कहाँ है यार, देखो पीसी क्रैश कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, इसको बंद कर लूँ। अब इंटरनली ऐसे बहुत सारे मेमोरी बनेंगे, अगर मैं 1 लाख का रिकर्जन निकालने चला जाऊं तो, है ना। देखो क्या होगा, पहले ही या तो ये बोल देगा सॉरी ये चलेगा नहीं, या तो पीसी क्रैश करवा देगा, ठीक है। तो मैं इसी न्यू को लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं 1000 ही लिखता हूँ। देखो इतनी बड़ी वैल्यू, फास्ट चल रहा था ये, इतनी बड़ी वैल्यू है जिसका आंसर आ रहा है रिकर्सिवली, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 1000 का 999 से, फिर 998 से, फिर 997 से, ऐसा मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अच्छा थोड़ा और करो, अच्छा एक और चीज, इसको थोड़ा सा छोटा करो, और टास्क मैनेजर हमें कहाँ रखा था उसको निकालो, कहाँ गया टास्क मैनेजर, अरे कहाँ गया, यहाँ पे। ये बहुत एक्सपेंसिव सब ऑपरेशन है, ठीक है। परफॉर्मेंस पे चलो, ये दिखेगा ही नहीं, नाटक हो जाता है बिल्कुल, जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने भी। चलो देखते हैं, यहाँ पे था
देखना ये सीपीयू का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है। एक ही बार ये स्पाइक लेगा जब मैं इसको एक बड़ा वैल्यू दे दूंगा। देखो एरर आ गया, इसने लेना ही नहीं दिया स्पाइक को। बोला ना, पहले ही बोल रहा है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ जो है वो एक्सीड हो गया है, ठीक है। इतना रिकर्जन नहीं होने देगा, ठीक है। देखो देखो ये स्पाइक ले रहा था, अभी नीचे चला गया। इसको और छोटा करो। देखो स्पाइक ले रहा है ये। कंप्यूटेशन ये बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा और छोटा इसको करो। इस पे तो आ जाएगा, इस पे करो। देखो स्पाइक लेना लग जा रहा है। तो ये बेसिकली बहुत स्पाइक लेता है जब अचानक से ऐसा कंप्यूटेशन चलता है, तो पीसी ओवरलोड कर देता है। तो इन्होंने मैक्स डेप्थ कुछ रख रखी है, उसको देखता हूँ हाउ टू एक्सटेंड। अरे लॉगिन करवा ही लेना आज तुम। इससे मैक्सिमम डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है। सिस के अंदर सेट रिकर्जन लिमिट, और राइट। देखो मैक्सिमम डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, 1000 की 10,000 कुछ होता है इसका मैक्सिमम डेप्थ, उसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिस मॉड्यूल के अंदर सिस डॉट सेट रिकर्जन डेप्थ है, रिकर्जन लिमिट। इसमें बाय डिफॉल्ट शिफ्ट टैब को प्रेस करो, आ नहीं रहा है। इसमें बाय डिफॉल्ट मैं डाल देता हूँ इतनी बड़ी लिमिट, ठीक है। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो आंसर आ रहा, और थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये भी चलेगा। और टास्क मैनेजर कहाँ गया हमारा, देखो स्पाइक लेना लग गया ये। तो पीसी को क्रैश करा देते हैं ऐसे करके, देखो स्पाइक ले रहा है। और ठीक है, सीपीयू लिमिट देखो कितना यूटिलाइजर है, 93% चला गया, ठीक है। फिर 52 लग रहा है, आंसर आ गया है। अभी भी नहीं है, अभी भी देखो फंसा पड़ा है, कंप्यूट कर रहा है चीज़ों को। देखो 100% स्पाइक ले रहा है, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है, अगर इसको चला दिया कोड में तो पीसी क्रैश हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पता नहीं कितना लेगा ये। हमने लिमिट बढ़ा दी है, हमने बोला है इतना तक रिकर्जन करना। और रैम भी ओवरलोड होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, परफॉर्मेंस में चलते हैं। देखो 97% मेमोरी मेरा यूज हो गया है, रैम। ये रैम पर सब चला, 97% मेमोरी मेरा यूज हो गया। मतलब अगर ये 100 तक पहुंचा तो मेरा पीसी वैसे भी, मतलब रैम वो जो ऑपरेशन है उसी तरह क्रैश हो जाएगा, ठीक है। देखो हाई परफॉर्मेंस पे चल रहा है, अभी रिकर्जन को रोक दूंगा ना तो ये नॉर्मल 57 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब देखो 94, अब ये कम हो रहा है, लग रहा है आंसर आया है। अभी भी चल रहा, नहीं आया है। कैलकुलेट हो रहा है इंटरनली आंसर 94। अभी भी 94% मेमोरी यूज हो रही है। ये रैम का कंजम्पशन बता रहा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एज में 784 ये बढ़ रहा है। इतना रैम पे इसने स्पेस ले लिया है, बस मेरे रिकर्जन को चलाते 780 MB तक का स्पेस एक्वायर कर लिया रैम पे। 16 GB का रैम है मेरा, ठीक है। ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। आंसर आया, अभी भी नहीं आया, बढ़ेगा ये। हाँ नहीं, ये बढ़ेगा, ये बहुत टाइम लगाता है। मतलब हमारा पीसी का देखो आंसर नहीं लिया कभी तक दे पाया ये, क्योंकि ये तब तक जाएगा जब तक रिटर्न 1 ना हो जाए, एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे मेमोरी को किसी का ओवरलोड करा देती है, एक तरह का वायरस है। वायरस अगर बनाना है ऐसा, किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल एक बार चला दो तो तुम्हारे पीसी में चलने लग जाएगा ये रिकर्सिवली फाइल बनाते रहता है। तुम कहते हो ना फाइल मेरे पीसी में अपने आप ही बन जाती है, सर वायरस है। ऐसे ही सब कोड होते हैं जो वायरस बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक बटन दे दिया जाता है, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, चलने लग जाएगा, और तुम्हारा पीसी स्लो हो जाएगा। 764 कम ही नहीं हो रहा है। हाँ, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड रिकर्जन। अभी तक आंसर नहीं आया इसका। आएगा आंसर, पता नहीं कब तक आएगा, आएगा जरूर। लेकिन सीपीयू मेरा काम कर रहा है इसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया ऑनलाइन जो पूछ रहे थे? यस सर।
सीपीयू कंजम्पशन गिर रहा है। चलो मेमोरी देखो 14.4 GB मेरा मेमोरी इन यूज है। रैम देख रहे हो ना, रैम कितना तगड़ा यूज कर रहा है, 16 GB है, उसमें से 14.4 MB इन यूज है। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, इसका आंसर तो नहीं आया, मैं बंद कर देता हूँ कोड को। ठीक है, अब चलो रैम के पास चलते हैं। देखो रैम अचानक से गिरा, कितना गिरा 3.4 तक। कितना था 14 पॉइंट समथिंग था यूटिलाइजेशन में। वो कंप्यूट कर रहा था रैम पे सब कुछ। अभी फिर से उसी रिकर्जन को चलाऊंगा तो तुरंत स्पाइक ले लेगा, क्योंकि सब कुछ रैम पे हो रहा है, तो रैम पे सारे नंबर्स बन रहे थे। ठीक है, तो देख रहे हो कितना स्लेंट गिरावट आई है एक ही बार में। 14 GB से 3.4 GB तक आ गया ये, जैसे मैंने ऑपरेशन को बंद किया। ठीक है, तो रिकर्सिव एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, इसको नहीं करते हम ज़्यादातर, इसको इंटरव्यू में ही किया जाता है। तो अगर गुस्सा आए इंटरव्यूअर पे, तो पीसी तो देगा नहीं ये सब काम करने के लिए, क्योंकि उसको भी पता है दिमाग घुमा तो ये क्रैश करा कर रख देगा, है ना। बोल देगा नहीं हो रहा सर, अभी इन प्रोसेस है, क्रैश हो जाएगा पीसी, तो नहीं देता है वो पूछते भी नहीं है सब। बस छाटना हो तो मैं इंटरव्यू में तो पूछ देंगे। ठीक है, चलो जो भी है, फिर से इसको इसका रैम कंजम्पशन बढ़ाऊं, तो बढ़ाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा ज़्यादा लिमिट बढ़ गया। अच्छा चलो यहाँ पे भी लिमिट बढ़ा दो, ये भी लिमिट नहीं बढ़ रही है, क्या हुआ। अच्छा यहाँ से चलेगा, कन्वर्ट इंटू सी इंट, अच्छा टू लॉन्ग। सो इंटीजर जो डेटा टाइप है ना,